त्रिज्या, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है क्या? तो मान लो ये कोई पिंड है, बॉडी है, और इसका ये द्रव्यमान केंद्र है, और ये जो है इसका क्या है, अक्ष है। मान लो किसी चीज को ऐसे आप घुमा रहे हो, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। तो जिसके सहारे घूम रहा है ये इसका क्या कहलाया, अक्ष। और जहाँ पर ये पूरा इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, मान लो ये वाला पॉइंट, ये इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास है, ये अक्ष है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी होती है और जिसके परितः पूरा जड़त्व आघूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या। चलो फिर से देखते हैं, यहाँ से देखो, इसका नाम लेना है, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जिसके परितः पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है ना। इसको हम कैसा लिख देंगे फिर से, तो चलिए बात करते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, दोबारा से समझना इसको क्या है, परिभाषा याद नहीं करना है, चित्र से बनाना है ना। तो सीधा सीधा है, ये विघूर्णन त्रिज्या, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो आप इस चित्र को देखो, चित्र में समझो कि ये वस्तु ऐसे चपटी नहीं रखी, ऐसे रखी हुई है, और इसके बीच में जो गया है वो उसका क्या कहलाया, अक्ष कहला गया। इस अक्ष के कहीं पर एक बिंदु है जहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, वह पॉइंट होता है जहाँ पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वस्तु, तो इसका नाम लेते हैं वस्तु के, फिर इसका नाम लेते हैं क्या, द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। चाहे इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लो और चाहे पूरे पिंड का निकाल के देख लो, उनका क्या होगा, बराबर हो गया। ये उसी तरह से है कि जब हम चावल बनाते हैं कि चावल पका कि नहीं पका, तो एक ठो दाना निकाल के हम देख लिए बीच का कहीं से भी कि हाँ यार ये पक गया है, माने सारे दाने क्या हो गए हैं, पक गए हैं। बस यही चीज है, यदि हम इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लिए तो पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चाहे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों क्या कहलाएंगे, एक ही कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए वो आप लोग को बोलना है, परिभाषा बोलते जाना, ठीक है ना। हाँ, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इधर से भी बोल सकते हो, यहाँ से भी बोल सकते हो। अक्ष से द्रव्यमान केंद्र के, पिंड के द्रव्यमान केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं, जिसके परितः कुल जड़त्व आघूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, चाहे जैसा बनाना हो। ठीक, अब ये हो गया जड़त्व आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, आई से। और अभी हम फार्मूला पढ़े थे mr², क्या पढ़े थे, mr²। लेकिन यहाँ r नहीं माने हैं, क्या माने हैं, k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये mk²। r माने कोई भी दूरी हो सकती है, और k का मतलब द्रव्यमान केंद्र से ही दूरी है, सेंटर ऑफ मास से अक्ष की दूरी है ये। ठीक है, अब यहाँ से मुझे k का मान निकालना है कि k कितना होगा, कितना दूर होगा। तो क्या करूं यार, यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा, भला सोचो, गणित लगाओ अपनी। i के बटे में क्या आ जाएगा, m, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
आई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। के है तो m का पक्षांतर करेंगे तो आई बटे एम आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में हो जाएगा। अब के उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बराबर तो है यार। ठीक है, के बराबर आई का मान आप लोग जानते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और प्लस डैश डैश ये क्या हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो कैपिटल M है इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल m और n। कैपिटल माने सभी का द्रव्यमान, कैपिटल M का मतलब क्या हो गया सभी का द्रव्यमान। बोलोगे नहीं सर इसको भी अलग करो, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। माने मेरे पास 10 लोग हैं और 10 लोग का द्रव्यमान कितना है, सभी एक जैसे हैं तो 50 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 500 किलोग्राम। तो ये 500 किलोग्राम को हम बोलेंगे कैपिटल M, है ना। इसको क्या बोलेंगे स्मॉल m, और ये कितने हो गए n, तो इन्हीं के बराबर है ना, है वो n और m का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा कैपिटल M। फिर से बात करता हूँ, यहाँ पर यदि 10 लोग बैठे हो तो 10 का द्रव्यमान कितना है 500, तो इकट्ठा मिला के लिखते हैं तो क्या हो गया कैपिटल M। अब यदि हम बोले कि नहीं एक व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है 50 है, 50 मास है उसका, तो 10 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 500, तो इनका भी गुणा करोगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, माने कैपिटल M का मान mn हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने पार्टिकल हैं यदि एक ही द्रव्यमान के हों, एक ही जैसे हों, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं कि जैसे पहला पार्टिकल है, जैसे यहाँ पर बैठे हो, अभी तो अलग अलग द्रव्यमान के मान रहे हैं ना, कि कोई 50 किलोग्राम, कोई 35 किलोग्राम, कोई 30 किलोग्राम, कोई 55 किलोग्राम, जैसा जहाँ वजन होगा। ठीक, अब मैं मानूं कि सबका द्रव्यमान एक ही है, तो तब हमको m1 m2 m3 लिखने की जरूरत नहीं है, सारे का क्या हो जाएगा m, सभी का क्या है m। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ अंडर रूट, ये क्या लिख दिया m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर और प्लस यहाँ डैश डैश कर दोगे प्लस क्या हो जाएगा rn स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा mn। ठीक है, तो ये सारे हम कहाँ गए, हाँ कॉमन कैसे होगा, यहाँ पर हम कंडीशन लगा लिए हैं कि जो m1 का मान है, m2 का मान है, m3 का मान है, ये डैश डैश ये mn का मान है, सब किसके बराबर हो गए m हो गए, सब एक जैसे हो गए। m1 भी m है, m2 भी m है और m3 भी क्या है m है। ठीक, एक जैसे मास वाले हो गए, तो तब जब एक जैसे हो जाएंगे तब इसको ये समझो कि m1 अब नहीं है, ये क्या है m, m2 भी क्या है m और m3 भी क्या है m, तो बाहर क्या आ जाएगा m। ठीक है, इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये k का फार्मूला आ गया क्या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर डैश डैश क्या हो जाएगा rn स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया n। ठीक है, तो ये सभी कणों के अक्ष की दूरियां हो गई, सभी कणों के अक्ष की दूरियां का वर्ग, और ये हो गया जब हम किसी में किसी का भाग कर देते हैं, माने आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य के बराबर होता है। मीन जो होता है ना, माध्य निकाले हो 10वीं में, जैसे 4, 6, 8, 10 हैं और इसका बोले कि मीन निकालो, माध्य निकालो, तो क्या करते हो 4 को, 6 को, 8 को, 10 को जोड़ोगे। अब मान लो ये 4 अंक हैं, कितने हैं 4, नंबर ऑफ डाटा कितने हो गए 4, तो अपॉन में क्या लिखते हो 4। इसमें कितने r हैं n बार, और बटे में क्या है n, तो ये दूरियों का क्या हो गया माध्य, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, कि दूरियों के वर्ग का माध्य का वर्गमूल, दूरियों के वर्ग का माध्य का वर्गमूल विघूर्णन त्रिज्या के बराबर होता है। हाँ लिखो, कैसे बोलेंगे,
कणों की दूरियों का वर्ग, ये वर्ग है ना, और बटे में n है तो क्या कहना, वर्ग का माध्य का, फिर ये वर्गमूल लगा है, क्या, वर्गमूल किसके बराबर होता है, विघूर्णन त्रिज्या के बराबर होता है। तो दोबारा से रिपीट करता हूं और ध्यान से समझना, क्योंकि मैं सब मिटा दूंगा अभी ना। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि विघूर्णन त्रिज्या क्या है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए, है ना। तो यहाँ पर चित्र को देखोगे, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसकी परिभाषा के हिसाब से I बराबर mk² बचेगा, k निकालोगे तो √I अपॉन क्या हो गया, m हो गया। अब यहाँ I का मतलब ये है सारे पार्टिकल के साथ, ठीक है। I का सूत्र ही होता है, I बराबर क्या होता है, mr², ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अलग अलग पार्टिकल के लिए लिखे हम तो ये हो जाएगा। अब इसमें से जो कैपिटल M है उसको क्या लिख देंगे, mn लिख देंगे। इस m को मान लेते हैं कि ये सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात रही इसके शब्द बनाने की, तो ये क्या है, कणों के अक्ष के दूरियों का वर्ग, क्या है, कणों के अक्ष के दूरियों का वर्ग, और फिर ये n बटे का हो गया माने माध्य, फिर ये क्या हो गया, वर्गमूल के बराबर होता। चलो बोलना है इसको, क्या, कणों के दूरियों के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर विघूर्णन त्रिज्या होती है। या यहां से भी बोल सकते हो, विघूर्णन त्रिज्या कणों की दूरियों के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप लोग